नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित भारत भारती काव्य की व्याख्या मैं करूँगी। भारत भारती काव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने 1913 ईस्वी में की थी और यह रचना 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई। भारत भारती काव्य 3 खंड में है। पहला खंड है अतीत, दूसरा खंड है वर्तमान। पहला खंड अतीत, दूसरा खंड वर्तमान, तीसरा खंड है भविष्य। तो यह 3 खंड में रचित काव्य है। तो आइए देखते हैं इन तीनों खंडों में कवि ने क्या कहने की कोशिश की है। तो चलें शुरू करते हैं। अतीत खंड में गुप्त ने भारतवर्ष के अतीत की उनके पूर्वजों, आदर्शों, सभ्यता, विद्या, बुद्धि, साहित्य, वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, नीति, कला कौशल, गीत संगीत, काव्य इतिहास आदि के गौरव की गाथा गाई है। उन्होंने भारतीय अतीत की प्रशंसा करते हुए लिखा है, आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में, वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में। वर्तमान खंड में गुप्त जी ने तत्कालीन भारत के नैतिक एवं बौद्धिक पतन का विस्तार से वर्णन किया है। इस खंड में तत्कालीन भारत की समस्याओं का अपकर्ष की परिस्थितियों का वर्णन किया है। इस खंड में दरिद्रता, दुर्भिक्ष, भारतीय कृषक और उनकी समस्याओं का हृदय विदारक चित्रण किया है। किस प्रकार से कवि ने चित्रण किया है, आइए कुछ पंक्तियों को देखते हैं। पानी बनाकर रक्त का कृषि कृषक करते हैं यहाँ, फिर भी अभागे भूख से दिन रात से मरते हैं यहाँ। सब बेचना पड़ता उन्हें निज अन्न, वह निरुपाय है, बस 4 पैसे से अधिक प्रति न दैनिक आय है। इस प्रकार से उनकी दूसरे खंड की पंक्तियों को हमने देखा। तत्कालीन भारत में शिक्षा की अवस्था और साहित्य के वर्णन के साथ उन्होंने यथाकथित उपदेश महंतों, पुजारियों, साधु संतों आदि से दम की चिलम में लौ उठाना मुख्य जिनका काम है कहकर उनकी वास्तविकता को उजागर किया और साथ ही समाज की कुरीतियों पर दृष्टिपात करके तदुगीन भारतीय समस्याओं का चित्रण किया। अब हम देखेंगे तीसरे खंड में जो भविष्यत खंड है, तीसरा खंड, उसमें गुप्त जी ने क्या लिखा है। तीसरे खंड में उन्होंने भारतवासियों से जागृत हो जाने का आह्वान किया है। जैसा कि इस खंड का नाम है भविष्यत खंड, तो उसी से पता चलता है कि भारतवासियों को जागृत करने के लिए उन्होंने उनका आह्वान किया है कि है कार्य ऐसा कौन सा साधे न जिसको एकता के द्वारा उन्होंने एकता में बल की भावना का प्रसार किया है। वह देश को जगाते हुए कहते हैं कि अब और कब तक इस तरह सोते रहोगे, मृत पड़े रहोगे, और साथ ही ऐसा करो जिसमें तुम्हारे देश का उद्धार हो, जर्जर तुम्हारी जाति का बेड़ा बेबद से पार हो, कहकर जातीय अस्मिता और गौरव के प्रति युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है और सुप्तावस्था में पड़े देशवासियों को जागृत करने के साथ ही कवियों को करते रहोगे पृष्ठपोषण और कब तक कविवरों कहकर सचेत किया है। और उन्होंने उनका कवि कर्म स्मरण करते हुए लिखा है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए।
गुप्त जी के विषय में यह कहा गया है कि उनमें कालिदास जैसी विशालता, तुलसी जैसी समन्वयकारी दृष्टि, विवेकानंद जैसी निर्भीकता, रविंद्र जैसे संगीतात्मकता और प्रेमचंद्र जैसी यथार्थोन्मुखी आदर्शवादिता है। उन्होंने पराधीन भारत की जड़ता को अपने ओजस्वी वाणी से तोड़ने का प्रयत्न किया था। यदि रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व कवि हैं, तो गुप्त जी भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि कवि है और भारत भारती जैसी रचना का प्रणय करके उन्होंने सत्य प्रमाणित किया है। हरिगीतिका छंद में लिखी गई भारत भारती में प्राचीन गौरव के प्रति आस्था व्यक्त हुई है और भविष्य के लिए आशा का संदेश दिया गया है। इसने तत्कालीन शिक्षित जनचित की आशा आकांक्षा को बुभुक्षित होने से बचाया है और जनचित को उसकी प्राचीन गौरव की कहानी सुनाकर सजग और साकांक्ष बनाया और समूचे हिंदी भाषी प्रदेश को उद्वेलित और प्रेरित करने में इस पुस्तक ने प्रशंसनीय शक्ति का परिचय दिया है। भारत भारती की प्रस्तावना में गुप्त जी ने लिखा है, यह बात मानी हुई है कि भारत की पूर्व और वर्तमान दशा में बड़ा भारी अंतर है। अंतर न कहकर इसे विपरीत कहना चाहिए। वह एक समय था कि यह देश विद्या, कला, कौशल और सभ्यता में संसार का शिरोमणि था और यह समय है कि इन्हीं बातों पर इसमें शोचनीय अभाव हो गया है। जो आर्य जाति कभी सारे संसार को शिक्षा देती थी, वही आज पग पग पर पराया मोह देख रही है। ठीक है, जिसका जैसा उत्थान उसका वैसा ही पतन, परंतु क्या हम लोग सदा अवनति में ही पड़े रहेंगे? हमारे देखते देखते जंगली जातियां तक उठकर हमसे आगे बढ़ जाए और हम वैसे ही पड़े रहे। इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? क्या हमारे लोग अपने मार्ग से यहाँ तक हट गए हैं कि अब उसे पा ही नहीं सकते? क्या हमारी सामाजिक अवस्था इतनी बिगड़ गई है कि वह सुधारी नहीं जा सकती? क्या सचमुच हमारी यह निद्रा चिर निद्रा है? क्या हमारा रोग ऐसा असाध्य हो गया है कि उसकी कोई चिकित्सा ही नहीं? गुप्त जी ने तत्कालीन भारत की दुर्व्यवस्था को जिस प्रकार प्रश्नों के माध्यम से उठाया है, उसी प्रकार उनका उत्तर भी स्वयं देते हुए लिखा है। संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं जो सचमुच उद्योग से सिद्ध न हो सके, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता है। बिना उत्साह के उद्योग नहीं हो सकता। इसी उत्साह को, इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए कविता एक उत्तम साधन है और उन्होंने उत्तम साधन का प्रयोग कर भारत भारती जैसी रचना का सृजन किया। भारत भारती स्वाधीनता आंदोलन और तत्कालीन भारतीय अपकर्ष की अवस्था से अनुप्रेरित होकर लिखी गई और उसमें देश की तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना को नया स्वर प्रदान किया। इसके साथ ही उसमें कुछ कालजयी समस्याओं को भी उठाया गया जो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक बनाती हैं। इसी कारण महादेवी वर्मा ने भी लिखा था कि भारत भारती में अतीत वर्तमान के साथ ही भविष्य की रूपरेखा का संकेत भी मिल जाता है। अतः इस पुस्तक ने कालजयी रूप पा लिया। प्रत्येक कालजयी रचना प्रासंगिक ही होती है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना कालजयी है, अतः उनका प्रासंगिक होना स्वाभाविक गुण है और विशेषता है। हिंदी साहित्य में भारत भारती का प्रकाशन एक घटना कही जा सकती है। गुप्त जी के विषय में कहा जाता है कि भारत भारती रचना स्वतंत्रता प्राप्ति के समय काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि इसमें गुप्त जी ने एक तरह से भारतीयों को प्रेरित किया है। तो इससे भारतीयों को काफ़ी प्रेरणा मिली थी
और इस पुस्तक से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।